Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Let's get started. Beginning with the science and tech second video. As you know, I have already covered so many videos regarding each and every subjects of the UPSC and the state PCS examination. If you have not watched, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus. And friends, all the videos are interconnected. If you want to cover all syllabus of the UPSC and the state PCA examination in the meticulous manner, then you have to study or watch each and every video. Then only within the 6 months you will able to connect the dots in your mind and you will be flawless. ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश में रहेगी. मैं स्टार्ट करता हूँ 11th क्वेश्चन से. विद रेफरेंस टू द fast breeder reactor, which of the following statements is or are correct? First statement है, it uses liquid sodium as a moderator as it is more efficient in controlling chain reaction. तो इसमें एज ए मॉडरेटर क्या लिक्विड सोडियम यूज होता है जो इट इज़ मोर एफिशिएंट कंट्रोलिंग चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा इसमें एफिशिएंसी है. सेकेंड वर्ड स्टेटमेंट है, इट जनरेट्स मोर न्यूक्लियर फ्यूल्स दैन दी इट्स कंज्यूम. ये न्यूक्लियर फ्यूल्स ज़्यादा उत्पन्न करता है जितना कंज्यूम कम करता है. एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज, इंडिया इज बिल्डिंग इट्स ओन प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्शन इन कलपक्कम. तो प्रोटोटाइप होता है कि छोटा किसी का, मान लो क्या इंडिया एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम में बना रहा है. तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. आप साथ के साथ अटैम्प्ट करते रहेंगे तो आपको इजी रहेगा एग्जामिनेशन के टाइम पे और चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रख पाओगे. और दोनों हिंदी एंड इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड किए हुए हैं. ए है सेकंड एंड थर्ड, बी है सेकंड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन ए है, न्यूक्लियर रिएक्टर जनरेट्स एनर्जी थ्रू द न्यूक्लियर फ्यूजन. फ्यूजन होता है जैसे यूरेनियम 235 आपने पहले की छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि उसका उस पर न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का बम्बारमेंट होता है तो वो स्प्लिट हो जाता है. तो उसी को बोलते हैं यूरेनियम 235 का न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन एटॉमिक न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई. ड्यूरिंग फ्यूजन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मास इज कन्वर्टेड. स्मॉल अमाउंट जो मास था वो कन्वर्ट हो गया एनर्जी में. टू यूज दिस एनर्जी ए कंट्रोल फ्यूजन चेन रिएक्शन इज रिक्वायर्ड. तो फ्यूजन चेन रिक्वायर्ड होती है कंट्रोल को एनर्जी को. इन द रिएक्टर व्हेन ए यूरेनियम न्यूक्लियस स्प्लिट्स, यूरेनियम 235 या 238 जो स्प्लिट्स होगा, इट प्रोड्यूस टू और मोर न्यूट्रॉन्स. दीज न्यूट्रॉन्स कैन बी एब्जॉर्ब अदर बाय अदर न्यूक्लियाई एंड कोजिंग दैम टू अंडरगो फ्यूजन एज वेल. मोर न्यूट्रॉन्स आर रिलीज इन टर्न कंटिन्यूस फ्यूजन इज अचीव्ड. ये चेन रिएक्शन होती है. न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन हैव हाई एनर्जी एंड मूव एक्सट्रीमली क्विकली. हाई एनर्जी होती है उनके पास और एक्सट्रीम फास्ट चलते हैं. दीज सो कॉल्ड फास्ट न्यूट्रॉन डू नॉट कोज फ्यूजन आर एफिशिएंटली एज स्लोअर मूविंग वंस. मतलब जो आराम से धीरे धीरे चलते हैं वही अटैक कर पाएंगे. जो फास्ट से होगा निकल जाएगा साइड से, वो अटैक नहीं कर पाएगा, वो फ्यूजन को आगे नहीं बढ़ा पाएगा. सो दे आर स्लो डाउन इन द मोस्ट रिएक्टर बाय द प्रोसेस ऑफ द मॉडरेशन. तो वो स्लो किया जाता है उनको मॉडरेशन के द्वारा. उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इन नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर ए लिक्विड और गैस मॉडरेटर कॉमनली वाटर, आपने पढ़ा होगा D2O हैवी वाटर बोलते हैं इसको एज ए मॉडरेटर, और हीलियम कूल्स द न्यूट्रिएंट टू द ऑप्टिमम एनर्जाइज फॉर कोजिंग फ्यूजन. तो उसका मूवमेंट स्लो करने के लिए ये यूज करते हैं. इन कंट्रास्ट इन फास्ट रिएक्टर यूजेज ए कूलेंट. फास्ट रिएक्टर में कूलेंट यूज करते हैं. दैट इज़ नॉट एफिशिएंट मॉडरेटर. वो एफिशिएंट मॉडरेटर नहीं है सच एज लिक्विड सोडियम. तो ये लिक्विड सोडियम जो है मोर एफिशिएंट नहीं है मॉडरेट करने के लिए. सो इट्स न्यूट्रिएंट रिमेन हाई एनर्जी एंड कोज एन अनकंट्रोलेबल इंक्रीज इन द न्यूट्रॉन्स जनरेटेड. तो न्यूट्रॉन्स ऐसे ही पैदा होते रहते हैं बहुत सारे. न्यूक्लियर फ्यूजन सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. न्यूक्लियर फ्यूजन्स बाय ये फास्ट न्यूट्रॉन्स कोजेज इंक्रीज इन द न्यूट्रॉन्स जनरेटेड. न्यूट्रॉन्स ज़्यादा जनरेट होंगे न्यूक्लियर अगर फास्ट होगा तो. फर्दर मोर द सोडियम यूज एज ए कूलेंट absorbs fewer neutrons compared to the light water. वो कम absorb करेगा. Hence there are more nutrients in remain
रिएक्टर में ज़्यादा न्यूट्रॉन रहेंगे क्योंकि कम ऑब्जॉर्व करेगा, पानी तो ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर लेता है, इसलिए मोर न्यूट्रॉन रहेंगे, फास्ट रहेंगे, स्पीड भी कम करेगा पानी, और आपका हीलियम ज़्यादा स्पीड कम कर देता। तो दिस इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कोजिंग ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ द यूरेनियम 238 कन्वर्टिंग इनटू द प्लूटोनियम 239। तो यूरेनियम 238 को यूरेनियम 239 में बदल देते हैं, इसका आइसोटोप्स होता है। तो प्लूटोनियम आइसोटोप्स कैन बी रीप्रोसेस्ड एंड यूज एज ए मोर रिएक्टर फूल। तो इसको प्लूटोनियम को एज ए यूरेनियम 238 की तरह यूज किया जा सकता है आगे फर्दर रिएक्शन में। देयरफॉर वी से दैट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज ए न्यूक्लियर रिएक्टर दैट जनरेट्स मोर न्यूक्लियर फ्यूल्स देन इट कंज्यूम्स। तो इसलिए ये ज़्यादा फ्यूल बनाता है कंज्यूम की बजाय। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया इज बिल्डिंग इट्स प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इन कलपक्कम करंटली इन द फाइनल स्टेज ऑफ द कमीशनिंग। तो कलपक्कम में हमारा न्यूक्लियर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बन रहा है। बस इसका बेसिक यही है कि हम जो नॉर्मल चेन रिएक्शन हमने पढ़ी है यूरेनियम 235 की, यूरेनियम 238 की, कि उस पर बम्बारमेंट करेंगे और उस पर न्यूट्रॉन्स में स्प्लिट हो जाएगा, और फर्दर क्या है उसको जो फास्ट मूविंग है वो ज़्यादा अटैक नहीं कर पाएंगे, तो उसको हमको मॉडरेटर जैसे वाटर और हीलियम मिला के उसको स्लो कर देते थे। बट इसमें फास्ट ब्रीडर में क्या है, हम उसकी जगह सोडियम, लिक्विड सोडियम मिलाएंगे जो कम मॉडरेट करेगा, जब फास्ट स्पीड रहेगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट स्पीड रहेगी, तो वो यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम में चेंज कर देंगे, यूरेनियम 239 में, जो आगे एज ए न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ किया जा सकता है। इसलिए इसमें फ्यूल कम कंज्यूम होता है, ज़्यादा पैदा होता है, कलपक्कम में हम बना रहे हैं, तो ये एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ द सीड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जेनेटिक मॉडिफिकेशन सीड्स का है जो, तो उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग स्पीसीज ऑफ द सेम जेनस ओनली। तो क्रॉसिंग स्पीसीज मतलब मेल और फीमेल सेम प्रजाति के होते हैं क्या इसमें। सेकेंड है, हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर इज द वन ऑफ द इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। तो हॉरिजेंटल होता है जैसे अपनी ही एज में, न कि लीनिएज में, मान लो अपने इनहेरेंट से नहीं। हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर क्या है, वन ऑफ द इसका कॉन्सिक्वेंसेज रहता है। थर्ड है, HDBT कॉटन इज द सेकेंड जनरेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो HDBT कॉटन आपने न्यूज़ में सुना हो बहुत बार। तो ये क्या HDBT कॉटन सेकेंड जनरेशन का मॉडिफाइड क्रॉप है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है सेकेंड, थर्ड है, सी है थर्ड, और डी है फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज द टेक्निक टू चेंज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आजकल तो ह्यूमन बीइंग में भी होने लगा है। तो प्लांट जेनेटिक मॉडिफिकेशन बोलते हैं, प्लांट में, एनिमल में, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपनी सोइल्स में मिलते हैं। बाई ट्रांसफरिंग ए पीस ऑफ DNA, मतलब एक DNA को कोई जगह हेलिकल शेप है उसको कहीं से काट दिया, और फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचा जाता है, उसको जेनेटिकल मॉडिफाइड कहते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स, जो प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं जैसे हाइब्रिड बीज बोलते हैं उसको, तो उसमें क्या होता था, क्रॉस स्पीसिंग ऑफ द सेम जेनेसिस टू प्रोवाइड ऑफस्प्रिंग्स विद द डिजायर्ड ट्रेट्स टू बोथ पेरेंट्स। मतलब क्रॉस ब्रीडिंग की जाती थी कि दोनों का, मेल और फीमेल का हम मॉडिफाई करेंगे और एक ऐसा ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुआ जो उनका उनसे पैदा होगा, और डिजायर्ड ट्रेट्स होंगे, उसमें हम मन चाहे गुण होंगे। जेनेटिक मॉडिफिकेशन of seeds aims to overcome the genesis barrier by introducing an alien gene in the seed। तो क्या एलियन जीन मतलब उसमें सीड में, बीज में लगाने के द्वारा उस जो उसमें जेनेसिस में उस प्रजाति में जो इशू थे उसको रिजोल्व किया जाता था, डिजायर्ड इफेक्ट्स दिए जाते थे। द एलियन जीन माइट बी फ्रॉम ए प्लांट और एनिमल और मे बी ए सोयल बैक्टीरियम। तो एलियन जीन क्या होता है, वो प्लांट से भी हो सकता था, एनिमल से भी हो सकता है, या सोयल हम ज़मीन से भी ले लेते हैं, तो उसके द्वारा हम डिजायर्ड रिजल्ट लेते हैं, इसी को GM बोलते हैं, जेनेटिकल मॉडिफाइड। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर इज द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद द अननेचुरल वे ऑफ रिप्रोडक्शन। अनइंटेंडेड हाई हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर एज इंट्रोड्यूस जीन ने जेनेटिक मॉडिफिकेशन may confer a replacement of the trace in other related or unrelated organism, which might be a source of the potential biosafety risk to health of the individuals and the animals or the ecosystem।
there have been concern of the horizontal genetical transfer from the genetically modified organism have adverse effect। मतलब यही है कि हम जीएम क्रॉप्स तो बना लेते हैं जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, तो हमने बना लिया, तो उसमें हॉरिजॉन्टली उसके पार्टनर में भी जो साथ में प्रजाति रहेंगी तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, उनमें भी म्यूटेशन आ जाएंगे, उनमें भी चेंज आ जाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। हर्बिसाइड टॉलरेंट, मतलब हर्ब जो है खरपतवार, आपके हर्ब, मान लो आप धान बो रखे हैं, उसमें आपके जैसे देसी भाषा में कोई भी चीज़ जो खरपतवार आपका पैदा हो जाएगा, उसको ख़त्म करने के लिए HTBT कॉटन बोलते हैं। थर्ड जनरेशन जेनेटिक है, सेकंड नहीं है, मॉडिफाइड क्रॉप। HTBT इज एन एडिशनल जीन इंसर्टेड फ्रॉम द सोयल बैक्टीरियम। मतलब एक तो मेल हो गया, एक फीमेल हो गया, एडिशनल जो है एलियन जीन बोल दो उसको, एडिशनल जीन बोल दो, आपकी धरती में से लेके पृथ्वी में से लेके उसमें मिला जाता है, विच अलाउ प्लांट टू रेजिस्ट द कॉमन हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट। तो बताता है हर्बिसाइड से द फर्स्ट जनरेशन GM क्रॉप्स हैव ट्रेड्स सच ए इंसेक्ट्स रेजिस्टेंस। पहला जो जनरेशन था उसमें सिर्फ कीड़ों से रेजिस्टेंस था, रिजल्टिंग फ्रॉम दी लोअर फार्म प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई थी। एंड द सेकंड जनरेशन GM क्रॉप्स हैव फीचर्स विच इंक्रीज न्यूट्रिशन, सेकंड में न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ गई थी एंड और इंडस्ट्रियल ट्रेड्स बढ़ गए थे। दिस क्रॉप्स हैव मोर डायरेक्ट बेनिफिट टू द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के लिए डायरेक्ट बेनिफिट होंगे क्योंकि कॉस्ट कम लगेगी और उसको हर्बिसाइड्स कम यूज़ करने पड़ेंगे, इसलिए ये न्यूज़ में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th क्वेश्चन। With reference to the Starlink project, which of the following statements are or is or are correct? आप फर्स्ट स्टेटमेंट है, it aims to provide high speed internet using geostationary satellite station constellation। तो जियो स्टेशनरी होता है जो अर्थ के पास घूमते हैं, जियो स्टेशन, जियो होता है अर्थ, तो अर्थ के पास घूमते हैं, सैटेलाइट कंस्टेलेशन धूमकेतु बोलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट विल रिजल्ट इन लो लेटेंसी एज डाटा विल ट्रेवल द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब लेटेंसी का होता है कि एक जगह से दूसरी जगह में डाटा को कितना टाइम लग रहा है जाने में, तो लो लेटेंसी का मतलब आपको मानना पड़ेगा कि वो बहुत ही अच्छा इंटरनेट है, उसको लो लेटेंसी बोलते हैं। तो स्पीड ऑफ की लाइट से जाता है तो लो लेटेंसी रहेगी, जल्दी से डाटा ट्रांसफ़र होगा क्या। थर्ड है, इट विल डिस्टोर्ट एस्ट्रोनॉमिकल इमेज बाय लिविंग लॉन्ग न्यूनियस ट्रेल्स। मतलब ये हम एस्ट्रोनॉमिक मतलब आकाश में जो इमेजेस लेते हैं, क्या उसकी लुमिनिस से, जो उसकी चमक से, क्या वो हम इमेज नहीं ले पाएंगे अच्छी तरह से। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। स्टारलिंक इज ए सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द स्पेसएक्स। स्पेसएक्स आपको पता है इसरो की, नासा की, इलोन मस्क की स्पेसएक्स है। तो टू डेवलप लो कॉस्ट हाई परफॉर्मेंस सैटेलाइट बस और रिक्विजिट कंज्यूमर ग्राउंड ट्रांस रिसीवर टू इम्प्लीमेंट ए न्यू स्पेस बोर्न इंटरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इन्होंने क्या कहा है कि स्टारलिंक क्या सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये सैटेलाइट का प्रोजेक्ट है स्टारलिंक स्पेसएक्स का, टू डेवलप ए लो कॉस्ट हाई परफॉर्मेंस सैटेलाइट, कॉस्ट कम लगे हाई परफॉर्मेंस रहे बस, एंड रिक्विजिट कंज्यूमर ग्राउंड ट्रांस रिसीवर टू इम्प्लीमेंट ए न्यू स्पेस बोर्न इंटरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इंटरनेट को बढ़ाने के लिए स्टारलिंक प्रोजेक्ट है ये। और फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन द इनिशियल फेज ऑफ द प्रोजेक्ट 12,000 सैटेलाइट्स विल बी लॉन्च। 12,000 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे इन दी लो अर्थ ऑर्बिट, ना कि जियो स्टेशनरी में, नॉट इन दी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बिकॉज इट इंक्रीज द लेटेंसी रेट। तो हम लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाएंगे जो कम दूरी पर रहता है। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो लो अर्थ ऑर्बिट की ऊंचाई कितनी होती है पृथ्वी से और जियो स्टेशनरी की कितनी रहती है। सेकेंड स्टेटमेंट है करेक्ट, इट एम्स टू अचीव लो लेटेंसी बाय प्लेसिंग सैटेलाइट्स इन दी लो अर्थ ऑर्बिट। तो इसका एम क्या है, मोटो क्या है, low latency by placing satellites in the low Earth orbit and direct beaming of data as SpaceX users can expect data speed everywhere between, मतलब डाटा स्पीड बढ़ जाएगी 50 से 150 Mbps हो जाएगी पर सेकेंड हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, वन ऑफ द डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस मिशन वुड बी लाइट पॉल्यूशन। लाइट ज़्यादा हो जाएंगी
As the Starlink satellite travel all across the sky, they would effectively make astronomical image useless by leaving long luminous trail. तो ज़्यादा चमक की वजह से हमें आकाश की चीज़ों की अच्छे से फ़ोटो नहीं ले पाएंगे, ये इसका कंसिक्वेंसेस हो सकता है। 14th क्वेश्चन देखते हैं। पेयर्स दिए हैं जैसे GM क्रॉप और फीचर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है BT कॉटन। क्या रेजिस्टेंस ऑफ द पिंक बोलवार्म को क्या रेजिस्टेंस करता है। सेकेंड है GM मस्टर्ड, जेनेटिकल मॉडिफाइड मस्टर्ड, सेल्फ पोलिनेशन होता था। पोलिनेशन आपको पता है परागकण, तो क्या खुद ही एक पेड़ में ही पोलिनेशन हो जाएगा, उसको मेल फीमेल की जरूरत नहीं होती। थर्ड है BT ब्रिंजल। BT ब्रिंजल रेजिस्टेंस टू फ्रूट एंड सूट बोर, तो इसके फ्रूट जो है BT ब्रिंजल है जो इन कीड़ों से फ्रूट या सूट बोर जो उसमें होल कर देते हैं उनसे बचाता है क्या। तो कौन सा स्टेटमेंट मैच कर रहा है, आप आंसर मार्क कीजिए। ए है, इसका ए है, इसका ए है, सॉरी ए है इसका फर्स्ट एंड सेकंड, और बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है, फर्स्ट एंड थर्ड इसका करेक्ट मैच है। पहले जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स आर प्लांट्स हुज DNA हैज़ मॉडिफाइड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हमने पहले ही पढ़ा कि GM क्रॉप्स उनको बोलते हैं जिनका मॉडिफाइड कर दिया जाता है, जीन एडिट किया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट मैच है। BT कॉटन है जो यूजेज स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरियम बैसिलस, इसको BT बोलते हैं। बैक्टीरियम बैसिलस मतलब BT, जिसका बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस थ्रुंगोजेनेसिस। बैसिलस थ्रुंगोजेनेसिस नाम इसलिए BT कॉटन बोलते हैं। तो प्रोड्यूस BT टॉक्सिन्स विच आर हार्मफुल टू डिफरेंट इंसेक्ट, तो ये कीड़ों के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। दिस स्ट्रेन्स आर रेजिस्टेंट टू द पिंक बोलवॉर्म, ये गुलाबी बोलवॉर्म लग जाता है, सुंडी लगाओ तो उसको ये हटाने के लिए है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट मैच है। GM मस्टर्ड है जो पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, वो अकेले में पोलिनेशन नहीं होता, क्रॉस पोलिनेशन मेल फीमेल में, विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप। इट इज़ एन एनवायरमेंट और द सेल्फ पोलिनेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मतलब एग्जिस्टिंग मस्टर्ड वेराइटी। जो आजकल जो मतलब पहले जो सरसों की वैरायटी थी वो सेल्फ पोलिनेटेड थी, उसको कहीं की जरूरत नहीं, एक फूल के पत्ते अपने फूल के ही पार्ट अपने आप पोलिनेटेड हो जाते थे। बट ये अलग अलग होगा जिससे कि वैरायटी आएगी। मस्टर्ड फ्लावर्स कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, द क्रॉप इज प्रीडोमिनेटली सेल्फ पोलिनेटिंग, मतलब सेल्फ पोलिनेटिंग है सरसों वैसे। देयरफॉर ए pollination control mechanism is required to disallow self pollinating and encourage cross pollination and hybrid seed production। तो क्रॉस पोलिनेशन बढ़ाया हमने उससे। थर्ड है BT ब्रिंजल इज जेनेटिकल मॉडिफाइड टू कैरी ए जीन फ्रॉम द नेचुरली अकरिंग सोल बोर्न बैक्टीरिया कॉल्ड बैसिलस थ्रुंगोसिस, इसको ही BT ब्रिंजल भी बोलते हैं। टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द अगेंस्ट फ्रूट एंड सूट बोरर्स, तो जो फ्रूट में होल कर देते हैं तो उनके लिए ये हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द लाइट हाउस प्रोजेक्ट of the Indian Ministry of Housing and Urban Affairs recently in the news, which of the following statements is or are correct? First statement है it is the part of the Global Housing Technology Challenge India Initiative, क्या पार्ट है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी का इंडिया का इनिशिएटिव। सेकंड है द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस अंडर दिस प्रोजेक्ट इज़ 2 ईयर, तो इसके प्रोजेक्ट के अंदर मैक्सिमम पीरियड 2 साल है। द मिनिमम साइज ऑफ द हाउस कंस्ट्रक्टेड अंडर द LHF चीज गाइडलाइन ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, तो लाइट हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी क्या, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट आर मॉडल हाउसिंग प्रोजेक्ट विद हाउस बिल्ट एंड शॉर्ट लिस्टेड अल्टरनेट टेक्नोलॉजी suitable to the geoclimatic and hazard condition of the region. It demonstrates and delivers ready-to-live houses and speed economy with the better quality of construction in a sustainable manner। मतलब इसका यही है कि हाउसिंग एंड अर्बन अथॉरिटी द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया गया है और शॉर्ट टाइम पीरियड में ज़्यादा मतलब आपको फ्लैट आपका या मकान मिल जाए, और जियो क्लाइमेटिक अर्थ में क्लाइमेट ठीक हो और हजार्ड कंडीशन ऑफ द रीजन, हजार्ड कंडीशन से बचाव हो ऐसा घर बने। द इट डेमोन्स्ट्रेट एंड डिलीवर रेडी टू लिव लाइव हाउसेज टू स्पीड एंड इकोनॉमी, जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो, क्योंकि
हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क का ऐसा ही है कि रियल स्टेट बोलते हैं, उसमें पेंडिंग चलता रहता है काम। आज आपने फ्लैट कोई ख़रीदा, उसके लिए पैसे जमा किए, वो आपको पता नहीं कितने साल बाद मिलेगा। तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट है लाइट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया। तो इसी का इट इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द पीरियड ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लाइट हाउस प्रोजेक्ट विल बी मैक्सिमम 12 मंथ्स, 12 महीने में आपको मिल जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द हैंडिंग ओवर द साइट्स टू द सक्सेसफुल बिडर आफ्टर ऑल। तो 12 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, जो बोली लगा रहा है उसके पास पहुंच जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। द मिनिमम साइज ऑफ द हाउस कंस्ट्रक्टेड लाइट हाउस प्रोजेक्ट शैल बी अकॉर्डेंस विद द प्रिविलेइंग गाइडेंस ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के हिसाब से ही गाइडलाइन फॉलो होंगी। इसमें साइज वगैरह कितने साइज का आपका मकान मिलेगा, तो यही लाइट हाउसिंग प्रोजेक्ट है। 16th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू दी मेथनॉल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको पता होगा रिसेंटली न्यूज़ में आता है कि भाई मेथनॉल यूज़ करो, जैसे हम पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं उससे CO और NO निकलता है, जिससे कि हमारी ओजोन लेयर में भी दिक्कत आती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, इससे बन जाता है। सेकंड है क्या, इससे एसिड रेन भी बनती है। फोर्थ क्या है, इससे कि आपका जो इन्वायरमेंट भी जो हॉट होता रहता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट देता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द एमिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वाइल यूजिंग प्रोड्यूसिंग मेथनॉल कैन बी टैप्ड बैक टू द प्रोड्यूस मेथनॉल। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इसमें यूज होता है मेथनॉल में, और बैक दोबारा से मेथनॉल बनाया जा सकता है। सेकंड है इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज स्लाइटली लोअर देन द पेट्रोल एंड डीजल। कैलोरीफिक मतलब कितनी एनर्जी देता है ये इसके जलने पे, तो इसकी क्या वैल्यू कम होती है पेट्रोल और डीजल से। थर्ड है इट बर्न्स एफिशिएंटली इन ऑल इंटरनल कंबस्शन इंजन्स। तो हर इंटरनल कंबस्शन इंजन में अच्छी तरह से जलता है। इट प्रोड्यूस ऑलमोस्ट नो पार्टिकुलेट मैटर, कोई जैसे पार्टिकुलेट मैटर PPM बोलते हैं वो उत्पन्न नहीं करता। कौन सा आंसर सही है, आप आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन डी है। मेथनॉल क्या है, क्लीन बर्निंग एंड बायोडिग्रेडेबल फ्यूल है, जो एनवायरनमेंट में डिग्रेड हो जाता है। तो इंक्रीजिंगली मेथनॉल एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक एडवांटेज आर मेकिंग इट अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव फ्यूल दी पावरिंग व्हीकल एंड शिप्स, कुकिंग फूड एंड हीटिंग होम्स। तो इनके लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें एनवायरमेंट पॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए अट्रैक्शन बढ़ रहा है हमारी गवर्नमेंट का। द belched out carbon dioxide greenhouse gas both from the using methanol and while producing methanol can be tapped back to produce methanol। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पन्न होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट से या मेथनॉल बनाने में जो होती है उसको वापस से टैप कर लेंगे, वापस से मेथनॉल बनाने में यूज हो जाएगा। दस ए सीमलेस लूप ऑफ द CO2 सिक्वेस्ट्रेशन साइकिल इज क्रिएटेड टू परपेचुअली बर्न फ्यूल्स विदाउट पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। तो इसका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में कम करने में यूज हो सकता है, लगातार वो फ्यूल बर्न होगा और बिना पोल्यूशन के बर्न होता रहेगा। CO2 फ्रॉम द फ्यूल स्टील प्लांट, जैसे CO2 निकलते हैं स्टील प्लांट से या थर्मल पावर प्लांट से या सीमेंट प्लांट से, कैन बी टैप्ड इन द लार्ज क्वांटिटी टू प्रोड्यूस मेथनॉल। तो CO2 इनसे टैप करके हम मेथनॉल बना सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द मेथनॉल ऑल्दो स्लाइटली लोअर इन द कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब इसकी 22.7 MJ जूल जो होती है kg है, तो पेट्रोल की 44 है और डीजल की 42 है। तो इसमें हमारी इसकी एनर्जी कम देता है, जलने पे 22 है, इसकी ऑलमोस्ट हाफ है इनकी पेट्रोल और डीजल की। कैन रिप्लेस बोथ पेट्रोल एंड डीजल इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर लाइक रोड है, रेल है या मराइन है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में चेंज कर देगा। एनर्जी सेक्टर कंप्राइजिंग DG सेट्स चलते हैं, बॉयलर्स, प्रोसेस या हीटिंग मॉड्यूल्स, ट्रैक्टर्स और कमर्शियल व्हीकल हैं। एंड एज ए कुकिंग रिप्लेसिंग LPG पार्शियली। तो कुकिंग को LPG को थोड़ा सा कम रिप्लेस करेगा क्योंकि पार्शियली कर देगा। कैरोसिन एंड वुड चारकोल ब्लेंडिंग ऑफ द 15%। कैरोसिन या चारकोल को 15% मेथनॉल में मिला दो तो गैसोलीन का है 15% रिडक्शन हो जाएगा क्रूड ऑयल की कंजप्शन में। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। मेथनॉल बर्न्स एफिशिएंटली इन ऑल इंटरनल कंबस्शन इंजन्स बट नो पार्टिकुलर मैटर, नो सूट, ऑलमोस्ट नील SOx NOx एमिशन नियर 0 पोल। तो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको नहीं मिलेगी इसमें और आपका बिना पोल्यूशन के बर्न होगा फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द फर्टिगेशन प्रोसेस इन एग्रीकल्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्टिगेशन प्रोसेस के बारे में बताया। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इन्वॉल्व्स द यूजेज ऑफ द वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर। तो फर्टिगेशन में जैसे
एग्रीकल्चर इरिगेशन बोलते हैं और फर्टिलाइज़र बोलते हैं, तो उसका कम्बिनेशन है। तो क्या ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं फर्टिगेशन मेथड में। सेकेंड है द एप्लीकेशन ऑफ द सुपर फास्फेट इज अवॉइडेड इन द फर्टिगेशन प्रोसेस, तो सुपर फास्फेट का यूज अवॉइड किया जाता है कैसे में। एंड थर्ड है इट इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स देयर बाय प्रोड्यूस कंजप्शन, तो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा पेड़ में पहुंचेगा तो इसमें पानी के थ्रू क्या हम फर्टिलाइज़र का कंजप्शन कम कर सकते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन डी है। फर्टिगेशन क्या, फर्टिगेशन इज ए मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन एप्लीकेशन वेयर फर्टिलाइजर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द इरीगेशन वाटर बाय द ड्रिप सिस्टम, तो ड्रिप सिस्टम से उसमें पहुंचाया जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इन दिस मेथड लिक्विड फर्टिलाइजर एज वेल वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आर यूज, लिक्विड फर्टिलाइजर यूज किया जाएगा, वाटर में जो घुल जाए वो यूज किया जाएगा। बाय दिस मेथड फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी इंक्रीज फ्रॉम द 80 to 90%, तो 80 से 90% तक जाएगा, नहीं तो वेस्ट नहीं होगा अपनी सोइल में। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द सुपर फास्फेट इंक्रीज यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स, तो सुपर फास्फेट यूज करेंगे तो हमारी क्रॉप की यील्ड बढ़ जाएगी, उपज बढ़ जाएगी। इट इज अवॉइडेड इन द फर्टिगेशन एज इट लीड्स टू प्रेसिपिटेशन ऑफ द फास्फेट साल्ट्स, तो फास्फेट साल्ट्स की बौछार हो जाएगी क्योंकि इसमें फर्टिगेशन में यूज़ नहीं करते हम। दीज साल्ट्स कैन इफेक्ट इरिगेशन इक्विपमेंट बाय प्लजिंग ड्रिप एमिटर्स और बाय कोरोडिंग मेटल फिटिंग्स, तो फास्फेट आपका जंग लगा सकता है जो मेटल फिटिंग्स में। फर्दर दे इफेक्ट द फ्री कैल्शियम फॉस्फेट आयन कंसंट्रेशन एंड पीएच ऑफ द सोइल। However, the fertigation process without the application of the superphosphate also increase the yield of the crops and thus effective fertilization application, तो फास्फेट यूज़ नहीं करते फर्टिगेशन में, इसका आपको याद रखना, इतना ही मोटी मोटी बात है क्योंकि उससे जंग लग जाएगा आपके इक्विपमेंट जो यूज करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर आर दी सप्लाइड नियर एक्टिव रूट जोन, सीधा आपके रूट में ही जाएगा थ्रू दी फर्टिगेशन विच रिजल्ट्स इन द ग्रेट एब्जर्वेशन बाय द क्रॉप्स। द फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी थ्रू द फर्टिगेशन 80 to 90% यूज ज़्यादा यूटिलाइज होगा एंड मिनिमम 25% फर्टिलाइजर कम यूज होगा। जैसे आप मान लो पानी के थ्रू डायरेक्ट ही उसकी जड़ में पहुंचा रहे हैं और आप एक पूरे खेत में डाल रहे हैं, तो उससे क्या है उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। पूरे खेत में डालने पे आपका सीधा पानी के थ्रू जड़ में जाएगा, उसको फर्टिगेशन बोलते हैं। इसलिए गवर्नमेंट नई नई टेक्निक लेके आती है कि कम से कम फर्टिलाइजर यूज हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और फार्मर को बेनिफिट हो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जेनेटिक ऑर्डर के बारे में बताया गया है। डिसऑर्डर है और फीचर्स हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर होने पे क्या क्या बीमारी होती है, जैसे हंटिंगटन डिजीज़, क्या डिफ़िकल्टी इन कंट्रोलिंग लिम्ब मूवमेंट्स, तो हंटिंगटन डिजीज से क्या है लिम्ब अपने अंगों के मूवमेंट कम हो जाते हैं क्या। सिकल सेल डिजीज, तो इसका क्या है हीमोग्लोबिन बिलो दी नॉर्मल लेवल, तो नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है तो सिकल सेल डिजीज हो जाती है क्या इसको। थर्ड है टर्नर सिंड्रोम, मिसिंग ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन द फीमेल, फीमेल में एक्स क्रोमोसोम मिसिंग हो जाता है। फोर्थ है थैलेसीमिया, रेड आरबीसी जो है डिफॉर्म हो जाते हैं क्या। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट मैच है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है, ये तो हिंदी में आपका है, और ये ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड एंड फोर्थ, सी है फर्स्ट एंड फोर्थ और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन डी है, तीनों ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर इज ए डिजीज कोज ड्यू टू द चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस विच डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्मल सीक्वेंसेस। तो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जो आपके पूर्वजों से आपको मिला क्योंकि डीएनए की सीक्वेंस चेंज हो गई, उसी को मॉडिफाई करने के लिए बोलते हैं कि ऐसी जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई है कि आगे उसको बच्चों में बीमारी ना हो, उसको कम करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट मैच है। हंटिंगटन डिजीज इज ए रेयर और इनहेरिटेड डिजीज, ये अपने रेयर है और अपने पूर्वजों से मिलती है बंदों को। दैट कोजेज प्रोग्रेसिव ब्रेक डाउन द नर्व सेल इन द ब्रेन, तो ब्रेक डाउन होता है नर्व सेल में। इट हैज़ ए ब्रॉड इम्पैक्ट ऑन द पर्सनल फंक्शनल एबिलिटी, यूजुअली रिजल्ट्स इन द डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग द लिम्स मूवमेंट, थिंकिंग एंड साइक्रेटिक डिसऑर्डर। तो मतलब कहते हैं कि भाई इसका कई बार आपने कहावत सुनी होगी कि इसके पिताजी की प्रॉब्लम थी दिमाग में, इसकी भी हो गई, तो वो ऐसे ही लगा लो हंटिंगटन डिजीज ऐसी ही होती है जिससे क्या बच्चे में प्रॉब्लम आ जाती है, लिम्स का मूवमेंट का पता कम चलता है, साइक्रेटिक दिमाग की प्रॉब्लम हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट मैच है। सिकल सेल डिजीज ए जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इफेक्ट्स हीमोग्लोबिन द मॉलिक्यूल इन द आरबीसी दैट डिलीवर्स ऑक्सीजन टू द सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। तो आरबीसी जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाता है उसमें दिक्कत आ जाएगी और क्रिसेंट शेप मून जैसी शेप हो जाएगी। जैसे राउंड शेप थी तो उसको मान लो सेल आरबीसी की राउंड शेप थी तो उसकी क्रिसेंट चांद जैसी शेप हो जाएगी
और उससे डिफॉर्म हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम पहुंच पाएगा पूरी बॉडी में। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट मैच है। टर्नर सिंड्रोम, कंडीशन दैट अफेक्ट्स ओनली फीमेल्स रिजल्ट्स व्हेन दी टर्नर सिंड्रोम क्या है, आपके एक्स क्रोमोसोम लेडीज से मिसिंग हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट मैच है। थैलेसीमिया इज ए इनहेरेंटेड ब्लड डिसऑर्डर दैट कॉजेज लेस हेमोग्लोबिन दैट नॉर्मल इन दी ह्यूमन बॉडी। तो हेमोग्लोबिन लेस हो जाता है, थैलेसीमिया उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू द फंक्शनिंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात की गई है। फर्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर्स हैव ए कोर विद द हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट एट द क्लैडिंग। पहले ऑप्टिकल फाइबर के मैं बारे में बता देता हूँ। जैसे ऑप्टिकल फाइबर्स केबल यहाँ से अपने चेन्नई से आपके अंडमान निकोबार तक पहुँचाई हुई हैं, जिससे कि हाई इंटरनेट पेनिट्रेशन होगा या हमें कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है कई बार सैटेलाइट की वजह से, मौसम की ख़राब होने से या कई दिक्कत, तो उन दिक्कतों को कम करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है पूरे इंडियन ओशन में, अंडमान निकोबार तक हमारी कनेक्टिविटी पहुँचाएगी। तो वो न्यूज़ में था, उसीलिए क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑप्टिकल फाइबर्स हैव ए कोर विद द हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट ऑफ द क्लैडिंग। तो ऑप्टिकल फाइबर का कोर इंडेक्स ज़्यादा रहता है क्लैडिंग से। क्या? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा आपने, जिससे मर्ग मरीचिका होते हैं। TIR तो आपका वापस ही हो जाता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन इसी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और थर्ड है मल्टीट्यूड फाइबर्स आर यूज फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। मल्टीट्यूड फाइबर यूज किए जाते हैं क्या? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, और सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। जो ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी ट्रांसमिट डाटा यूजिंग लाइट पल्सेस, लाइट पल्सेस जैसे अपनी लाइट के थ्रू पहुँचाती है, ट्रैवलिंग थ्रू दी फाइबर नेटवर्क्स, फाइबर नेटवर्क से लाइट के थ्रू पहुँचाती है। ऑप्टिकल केबल्स आर यूजुअली मेड ऑफ द प्लास्टिक और ग्लास। तो ये मेनली प्लास्टिक या ग्लास की बनी होती हैं। ऐसे मान लो मोटा आपने देखा होगा प्लास्टिक या ग्लास लगा होता है, उसके अंदर लाइट होता है। तो प्रीफर ट्रांसफर इन दी ऑप्टिकल फाइबर। जैसे आपने कभी केबल का तार देखा, जैसे आप घरों में केबल लगवाते हैं, वैसा ही लगा लो। कम्युनिकेशन एज सिग्नल ट्रैवल विद द फीवर डैमेजेस एंड द अनफेक्टेड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी कम इंटरफेरेंस होता है इस पर, ऑप्टिकल फाइबर पे। जैसे आपने केबल लगवाया होगा घर में, या तभी वैसा ही वायर होता है जैसे लगाओ। जेनेटिकली द कोर हैज़ ए हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन कंपेरिजन दी सराउंडिंग मटेरियल जो होता है क्लैडिंग, तो जिसका हायर रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता है अंदर जो होती है उसका। सेकंड है ऑप्टिकल केबल्स ऑल द लाइट्स रेज इनवर्स यूजिंग टू TIR सो दैट दे कैन विदाउट मच लॉस। TIR होता है इसमें लाइट रेज का। थर्ड इन स्टेटमेंट के लिए सिंगल मोड फाइबर्स आर यूज फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल एंड मल्टी मोड फाइबर्स। तो सिंगल मोड जो फाइबर्स हैं यूज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में यूज होते हैं सिग्नल में। मल्टीट्यूड फाइबर्स आर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन। तो मल्टी मोड फाइबर्स यूज फॉर दिस। मल्टी मोड है, सिंगल है दूर के लिए, आपको याद रखना है सिंगल है तो दूर तक ट्रांसमिट करेगा। मल्टी मोड फाइबर शॉर्ट टर्म के लिए, ये वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। सिंगल मोड फाइबर कैन यूज फॉर द ट्रांसमिशन अप टू द 50 टाइम्स मोर देन द मल्टीट्यूड फाइबर। तो सिंगल जो है मल्टी मोड फाइबर से ज़्यादा करता है, 50 टाइम ज़्यादा करता है। कॉस्ट भी ज़्यादा आती है इसमें। दिस इज ड्यू टू मच ए स्मॉलर कोर ऑफ द सिंगल मोड फाइबर्स कंपेयर मल्टी। सिंगल लाइट वेव कैरिड बाय द इट्स वर्चुअली एलिमिनेट्स एनी डिस्टोर्शन दैट कुड रिजल्ट ओवरलैपिंग लाइट पल्सेज। Thus, it provides at least single attenuation and the highest transmission speed of any fiber cable type. Therefore, single mode fibers can be used for the long. Single mode fiber यूज किए जाते हैं, इसमें खर्चा भी कम आता है, उसमें खर्चा जाता है। देखो ये होता है, जैसे आपने केबल का तार देखो, ये तो लाइट रे है, ये कोर बोल दो इसको, लाइट रे। ये क्लैडिंग है, ये जो मेटल ये दिख रहा है ये कोर है, और ये क्लैडिंग है, ये ऊपर से प्लास्टिक की खोल है। तो यही ऑप्टिकल फाइबर का आपका है। तो इसको पता चला, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहता है, TIR पे ये काम करता है, और ज़्यादा दूर ट्रांसमिशन के लिए मल्टी मोड सिंगल मोड ये यूज करते हैं। इसलिए इमेज मैंने लगाया हुआ है कि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द टर्म ASMI रिसेंटली इन द न्यूज़, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ASMI के बारे में? ए है इट इज़ ए न्यू जनरेशन एयर टू सरफेस मिसाइल्स फॉर द इंटरसेप्टिंग हाई मैनोरिंग लो रडार क्रॉस सेक्शन एरियल थ्रेड्स। तो क्यों एयर टू सरफेस मिसाइल है क्या, जो
थ्रेट्स को रोकने के लिए है रडार से, एरियल थ्रेट से। सेकंड है इट इज़ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस 9mm मशीन पिस्टल डेवलप्ड बाय द इंडियन आर्मी एंड DRDO। क्या 9mm पिस्टल है ये? इट इज़ न्यू कोड लैंग्वेज फॉर्मुलेटेड बाय दी, कोई लैंग्वेज है जो सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए DRDO यूज़ करता है, आर्म फोर्सेज के लिए। इट इज़ एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल है प्रपोज टू बी परचेज बाय द इंडिया। तो अनमैन्ड एयर व्हीकल है क्या है, तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए, इसका बी सॉल्यूशन करेक्ट है। आसमी क्या होता है? आसमी मीन्स प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, हार्ड वर्क। इज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस 9mm पिस्टल है ये, डेवलप्ड बाय द इन्फेंट्री स्कूल मऊ। मऊ में जो इन्फेंट्री स्कूल उसके द्वारा, या DRDO का जो एक पार्ट है पुणे में। Armament Research and Development Assessment. The weapon has huge potential as a personal weapon in the armed forces, as a heavy weapon detachment, tank, aircraft cruise and काउंटर इंसर्जेंसी या काउंटर टेररिज्म में यूज़ कर सकते हैं ऑपरेशन में। द मशीन पिस्टल इज लाइकली टू हैव प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दी 50,000 में एक बनेगी एक पिस्टल 9mm की। इसको ही आसमी बोलते हैं और ये एक्सपोर्ट भी बेची जा सकती है। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया है। That is all for today. I will come tomorrow with more questions, and please share my video among friends because I am providing totally free data here. You will not find such type of questions anywhere on the YouTube platform because each and every teacher is demanding money for the test series, and I am providing within the free amount, and please regard this thing and consider as a asset. Okay friends, bye.